सुबह मेरी आंख फोन की घंटी से खिली। जब मैंने नंबर देखा, इंस्पेक्टर राहत अली का नंबर स्क्रीन पर जगमगा रहा था। मैं हैरान हो गया कि इतनी सुबह इंस्पेक्टर मुझे क्यों कॉल कर रहा है। मैंने जल्दी से कॉल अटेंड की। इंस्पेक्टर सलाम दुआ के बाद बोला, आज हमने सुबह सुबह जंगल में रेड करने के लिए निकलना है। हमने एक खुसूसी फोर्स तैयार की है आशी डाइन को पकड़ने के लिए। तुम्हें इसीलिए इत्तला दे रहा हूं कि आधे घंटे तक रेडी रहो, हम तुम्हें लेकर जाएंगे। फिर जल्दी से उन्होंने फोन कट कर दिया। मैं एकदम अपने बिस्तर से उठा और वॉशरूम में घुस गया और फिर मैं 15 मिनट में रेडी हो गया। जल्दी जल्दी नाश्ता किया, उम्मी और बाबा जान को बताया कि मैं पुलिस के साथ जंगल में जा रहा हूं। मेरी कामयाबी के लिए उन्होंने मुझे दुआएं दी। तकरीबन 5 मिनट बाद ही मेरे घर के सामने पुलिस वैन के हॉर्न बजने लगे। मैं जल्दी जल्दी सब घर वालों को खुदा हाफिज के कर अपनी गाड़ी में जा बैठा। फिर पुलिस वैन के साथ साथ मैं भी अपनी गाड़ी जंगल वाले रास्ते की तरफ दौड़ाने लगा। पुलिस की गाड़ी बहुत तेज रफ्तारी के साथ जंगल की तरफ रवाना थी। वो सब एक नए अज़्म के साथ जा रहे थे। उनके साथ एक मौलवी भी था जिसकी बहुत बड़ी दाढ़ी थी। वो तस्बीह उठाए हुए मुसलसल कुछ पढ़ रहे थे। मैंने दिल में दुआ की, अल्लाह करे ये मौलवी खतरनाक डाइन को काबू करने में कामयाब हो जाए। कुछ ही घंटों बाद हम जंगल में आकर रुक गए। मैंने जानबूझकर उन्हें छेमी डाइन की बात नहीं बताई और न ही इस समत उनको लेकर गया जहां छेमी डाइन ने मुझे बुलाया था आशी की मदद करने के लिए। मैं बस चुप करके पुलिस की कार्रवाई को नोट करने लगा। फिर इंस्पेक्टर राहत अली मौलवी से कहने लगे, जनाब कादरी साहिब, ये जंगल है जहां हमने एक जले चेहरे वाली खौफनाक डाइन देखी थी। इसने हमारे 15 कांस्टेबल्स को मौत के घाट उतार दिया था। हम खुद भी बड़ी मुश्किल से इस खतरनाक डाइन से अपनी जान बचाकर भागे थे। अब अपना जो भी अमल करना है करें और इस डाइन को पकड़े। मौलवी कादरी साहिब बोला, ठीक है, इस डाइन को भी देखेंगे, पहले वो मुझे नजर तो आए। फिर तमाम पुलिस वालों ने 22 अफराद की टोलियां बनाए और इंस्पेक्टर की हिदायत के मुताबिक जंगल में डाइन ढूंढने के लिए निकल खड़े हुए, जबकि मौलवी, इंस्पेक्टर राहत अली और मैं एक ही जगह पर खड़े होकर उनकी वापसी का इंतजार करने लगे। इस दौरान मैं मौलवी और इंस्पेक्टर की नजर बचाकर मगरिब वाली तरफ गौर से इस धुंधली इमारत को देखने लगा जहां पर छेमी डाइन ने मुझे जाने का इशारा किया था। फिर मैंने इंस्पेक्टर राहत से कहा, सर अगर आप इजाजत दें तो हमें इस धुंधली इमारत तक भी जाकर देखना चाहिए जहां पहले जले चेहरे वाले डा भाग कर गई थी। हो सकता है वो डाइन वही हो या हमें इधर जाकर कोई सुराग मिल जाए। मेरी बात सुनकर इंस्पेक्टर सोचने लगा, मगर मौलवी कादरी साहिब एकदम जोश में आते हुए बोले, जवान खामखा हमें गुमराह करके एक गलत समत ले जाना चाहता है, जबकि मेरा आलम बता रहा है डाइन यहीं कहीं है। फिर कहा, मुझे शक है वो सामने वाले दरख्त पर बैठी है। मैं मौलवी के बात सुनकर खामोश हो गया और चुप करके अपनी गाड़ी में बैठ गया। इस दौरान कांस्टेबल्स का कुछ पता नहीं था, उन्हें जंगल में गए हुए 1 घंटे से ऊपर हो गया था। मुझे अब काफी परेशानी होने लगी। मैं अपनी गाड़ी से बाहर निकल आया और आकर टहलने लगा। फिर कहा, अगर आप लोग नहीं जाना चाहते तो क्या मैं इस वीरान जगह तक खुद चल कर देखा, हो सकता है कोई सुराग हाथ लग जाए। मेरी इस बात से कादरी साहिब फिर भड़क उठे और कहने लगे, ओ नौजवान, तुम क्यों खामखा डाई के मुंह में देते हो? कुछ ही देर में इसका पत्ता लगने वाला है। मेरा इल्म मुझे यही बता रहा है। इसकी बात सुनकर मैं खामोश हो गया और चुप करके बैठ गया। फिर मौलवी साहिब कुछ कदम उठाकर आगे चले गए और हमें कहा, तुम दोनों गाड़ी में बैठ जाओ। मुझे अब पक्का यकीन है डाइन सामने वाले दरख्त पर बैठी हुई है। मैं इसे अभी काबू करके आता हूँ। मैं और इंस्पेक्टर गाड़ी में बैठ गए और अपनी नजरें मौलवी साहिब पर टिका दे। मौलवी साहिब बड़ी दाढ़ी और मोटे पेट के साथ दरख्त पर खुद चढ़ने लगे। अभी वो थोड़ा सा ही ऊपर गया होगा, इसका पांव किसी शाख में अटक गया और देखते ही वो उल्टा लटक गया। देखते ही हम दोनों गाड़ी से खौफजदा होकर तेजी से बाहर निकल आए। मौलवी साहिब जोर जोर से चीखें मार रहे थे, जबकि कोई डाइन भी नजर नहीं आ रही थी, लेकिन मैं समझ गया कि वो जले चेहरे वाले डाइन एक अनदेखी ताकत है। मैं फौरन आगे बढ़ा और बिस्मिल्लाह पढ़कर अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ नाद अली का मखसूस वर्द किया और इस मौलवी पर फूंक मार दी। वो एकदम नीचे गिर पड़ा और मुझसे पूछने लगा, तुमने अभी क्या पढ़ा है नौजवान? डाइन ने मुझे कैसे छोड़ दिया? मैं तो बहुत कुछ पढ़ रहा था, मगर उसका असर क्यों नहीं हो रहा था? मैंने कहा, मौलवी साहिब आप अपनी जगह ठीक हैं, मगर हमारा कोई भी अमल इस वक्त तक असर नहीं करता जब तक हम बिस्मिल्लाह पढ़कर दुरूद शरीफ से आगाज न करें।
क्योंकि कुरान पाक में अल्लाह पाक भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी अल पर दुरूद भेजता है। इसीलिए अब कोई भी अमल करे दुरूद पाक से करे, वो फौरन अमल करता है। और आपने खुद देखा डाइन ने आपको एकदम छोड़ दिया। मौलवी साहिब मेरी बात सुनकर काफी मुतासिर हुए। फिर से कहने लगे, हमें इस धुंधली इमारत तक इंस्पेक्टर जरूर जाना चाहिए, ये नौजवान सही कह रहा है। अपनी बात की तायीद सुनकर मैं काफी मुतमईन हो गया। फिर इंस्पेक्टर ने लाउड स्पीकर में अपने साथियों से कहा, हम तीनों धुंध की इमारत की तरफ जा रहे हैं, तुम सब भी इस इमारत की तरफ पेश कदमी करो। फिर हम तीनों आहिस्ता आहिस्ता इस जानिब जाने लगे जहां छेमी डाइन ने मुझे जाने का कहा था। तकरीबन 45 मिनट चलने के बाद हम इमारत के नजदीक पहुंच गए। वो एक खंडर नुमा बोसीत सी इमारत थी जो टूट फूट का शिकार थी। फिर हम सब ने बिस्मिल्लाह पढ़कर इस इमारत में कदम रख दिया, मगर जाते ही चारों तरफ से हम पर चमगादड़ों ने हमला कर दिया। हम अपना बचाव करने के लिए नीचे झुक गए, मगर चमगादड़ों ने भी नीची परवाज करनी शुरू कर दी। मौलवी और इंस्पेक्टर तो बहुत ज्यादा खौफजदा हो गए। ताहम मैंने उनसे कहा, फिक्र ना करें और जोर जोर से कलाम उल्ही दुरूद शरीफ के साथ पढ़ना शुरू कर दें। ये शैतानी चमगादड़ एकदम गायब हो जाएंगे। मेरी बात का असर हुआ। जैसे ही हम सब ने अमल दोहराया, तमाम चमगादड़ एक एक करके इमारत से निकलते चले गए। सिर्फ एक चमगादड़ रह गया जो बाकी चमगादड़ों से साइज में काफी बड़ा था। अभी हम इस बड़े चमगादड़ को देख ही रहे थे कि वही उल्लू हमारे अर्द गिर्द चक्कर काटने लगा, लेकिन इसकी परवाज हमारे सरों से काफी बुलंद थी और वो अजीब सी आवाजें निकाल रहा था। हमने इस उल्लू को नजरअंदाज करते हुए इमारत के अंदर दाखिल होने का फैसला किया। जूं-जूं हम अंदर की तरफ बढ़ने लगे, इमारत के अंदर से अजीब व गरीब और पर असरार सी आवाजें बुलंद होने लगे, मगर इस दौरान हमारे सामने कोई रुकावट नहीं आई थी। हम आराम से इस कमरे की जानिब बढ़े जहां से ज्यादा शोर बुलंद हो रहा था। जूं ही हमने अंदर कदम रखा, वहां पर एक सुनहरे रंग का जाल पड़ा था जो मैंने ख्वाब में देखा था, मगर इस जाल के अंदर ख्वाब वाली लड़की मौजूद नहीं थी। ये देखकर मैं हैरान रह गया कि जिस कमरे से इतना ज्यादा शोर बुलंद हो रहा था, वहां सिवाय इस एक जाल के कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। मैं फौरन समझ गया कि एक अनदेखी ताकत ने सब कुछ हमारी आंखों से ओझल कर दिया। फिर इंस्पेक्टर और मौलवी परेशान होकर देखने लगे, ये क्या माजरा है। मैंने कहा, सर, इस जाल में एक लड़की कैद थी, मगर इसे हमारी आंखों से छुपा लिया गया है। इसीलिए हम सबको वर्द दोहराते हुए इस पूरी इमारत में इस लड़की को ढूंढना है। मुझे पूरा यकीन है वो यहीं कहीं होगी। फिर कादरी साहिब बोले, सर, मीसुम बिल्कुल ठीक कह रहा है। फिर हम सब इमारत में घूमने फिरने लगे ताकि जाल वाली लड़की को ढूंढा जा सके। पूरी इमारत छान मारी, मगर कुछ भी नजर नहीं आया। फिर अचानक कादरी साहिब ने छत की जानिब निगाह की, जहां एक लड़की के मुंह को अनदेखी ताकत ने कोई चीज लगाकर बंद किया हुआ था और वो लड़की छत के साथ चिपकी हुई थी। कादरी साहिब ने चीख मारकर हमें सबको बुलाया। जब हमने देखा तो वो आशी थी जो छत के साथ अनदेखी ताकत के जेर असर चिपकी हुई थी। मैंने फौरन इंस्पेक्टर राहत से कहा, सर, ये देखें, आशी को किसी डाइन ने काबू किया हुआ है और वो बेचारी बुरी तरह मचल रही है। इंस्पेक्टर भी मेरी बात सुनकर चुप हो गया। फिर मैंने और कादरी साहिब ने जोर जोर से वर्द पढ़ना शुरू कर दिया और वर्द पढ़कर हम आशी पर फूंक मारने लगे। अनदेखी ताकत ने छत से आशी को नीचे पटक दिया, मगर आशी नीचे गिरकर एकदम हवा में उछली और हमारे सामने खड़ी हो गई। मैंने आगे बढ़कर कहा, आशी, तुम्हें क्या हुआ था? तुम तो मेरी गाड़ी में बैठी हुई थी। इस डाइन के कब्जे में कैसे गई हो? ये सब क्या माजरा है? हमें बताओ, शायद हम तुम्हारी कोई मदद कर सके। मुझे देखकर उसने इंतहाई कर्बनाक चीख मारी और बेहोश हो गई। हम सब आशी को हैरत से देख रहे थे। फिर इंस्पेक्टर ने कहा, आशी को उठाकर गाड़ी में डालते हैं और यहां से निकलने की करते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हम फिर किसी नई मुसीबत में गिरफ्तार हो जाएं। हमने कहा, ठीक है सर, चलें। इस दौरान बाकी कांस्टेबल भी बाहर आकर हमारा इंतजार करने लगे। वो पुलिस वैन्स को भी नजदीक ले आए। मैंने आशी को उठाया और गाड़ी में डाला। जल्दी जल्दी हम सब गाड़ी में बैठे और जंगल से निकलने के लिए रवाना हो गए। अभी हमने जंगल से कुछ दूर जाकर गाड़ियों को निकाला ही था कि एकदम तमाम दरख्त एक एक करके हमारे सामने गिरने लगे। थोड़ी देर में तमाम रास्ते जंगल से वापस जाने के बंद हो गए। दरख्त अब चारों तरफ से गिरे पड़े थे। हम सब परेशान होकर गाड़ियों से निकल आए। सब मौलवी साहिब से पूछने लगे, जनाब, लगता है ये कार्रवाई भी इसी हवाई मखलूक ने की है।
अब हम गाड़ियां छोड़कर कैसे जंगल से निकलें और इतने सारे दरख्तों को रास्ते से उठाना भी हमारे बस से बाहर है। इंस्पेक्टर राहत अली भी सर पकड़े खड़ा था। आशी मेरी गाड़ी में बेहोश पड़ी थी, मगर मुझे खुशी थी कि मैं इसे डाइन से छड़ा कर ले जा रहा हूं। मगर यह खुशी अभी अधूरी थी क्योंकि वापसी के रास्ते इस उनदेखी डाइन ने बंद कर दिए थे। फिर मैंने इंस्पेक्टर से कहा, सर हमें यहाँ से आगे निकलकर थोड़ा रास्ते पर चलना चाहिए और सूरत हाल बताकर मजीद गाड़ियां मंगवानी चाहिए। फिर उन गाड़ियों को बाद में भी यहाँ से ले जाया जा सकता है। जब कुछ देर में रात हो जाएगी तो फिर इस पुरअसरार जंगल से हमारा निकल भागना इंतहाई मुश्किल हो जाएगा। मेरा मशवरा सबको पसंद आया। मौलवी साहब भी अब कुछ मुतमईन नजर आ रहे थे। इंस्पेक्टर राहत ने कहा, ठीक है, मैं अभी कॉल करके मजीद गाड़ियां मंगवा लेता हूं ताकि हम इस खतरनाक जंगल से निकल जाएं। अब हमें इस नई डाइन पर लानत भेजनी चाहिए क्योंकि आशी तो अब मिल चुकी है। मैंने कहा, ठीक है सर, जैसे आप मुनासिब समझी। मुझे पता था उन पर असरार मामलात में कोई भी ज्यादा कूदना पसंद नहीं करता। फिर इसने अपनी मुजरिमा आशी को तो ढूंढ लिया था। फिर हम एक जगह पर बैठकर नई गाड़ियों के आने का इंतजार करने लगे। मैंने अपनी गाड़ी को लॉक कर दिया ताकि आशी को कोई उठाकर ना ले जाए, और फिर मैं अपनी गाड़ी के इर्द गिर्द चक्कर लगाकर देखता रहा। आशी बेहोश पड़ी थी। हमें 3 घंटे इंतजार करना था जब तक नई गाड़ियां आती, मगर अभी इंस्पेक्टर को कॉल किए हुए आधा घंटा ही हुआ था। इंस्पेक्टर को कॉल किए हुए के अचानक रोड पर 3 पुलिस की गाड़ियां आती हुई नजर आई। इंस्पेक्टर राहत के साथ तमाम कांस्टेबल्स और मैं हैरत ज़दा रह गए कि इतनी जल्दी गाड़ियां कैसे पहुंची है। मगर फिर सब खुशी से गाड़ियों की तरफ लपके और जाकर जल्दी से उन गाड़ियों में बैठ गए। मैं भी आखिर में उठा। अपनी गाड़ी से आशी को उठाया, अपने कंधे पर डाला और उन गाड़ियों की जानिब चलने लगा। मगर मैं तेतेका कर रुक गया जब मैंने देखा गाड़ियां बगैर ड्राइवर के एकदम तेज रफ्तारी से मुझे उठाए बगैर वापसी के रास्ते पर तेजी से रवां दवां हो गईं, जबकि गाड़ियों के अंदर से सबके चीखों की आवाजें मेरे कानों में गूंजने लगी। मैं आशी को उठाए हैरत से खड़ा देखता रह गया। दोस्त, इस कहानी का अगला पार्ट सुनने के लिए मेरे चैनल स्टोरी 7 सेंटर को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं जब इस नावल 6वीं डाइन की बेटी का अगला पार्ट अपलोड करूं, इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।